Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो हम क्या करेंगे भाई, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करेंगे, यानी चैप्टर को वन गो में अच्छे से समझेंगे। वन सिटिंग में हम चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, छोटा सा चैप्टर है, बस तारीफों के बारे में है ना, प्रशस्ति है ना। चैप्टर क्या है हमारा, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, नए नए एम्पायर्स जो इमर्ज हुए थे, जो बने थे, और किंगडम्स के बारे में। उसमें राजा महाराजाओं की तारीफ है ना, क्या क्या अच्छे काम करे, क्या क्या बैटल उन्होंने लड़ी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, चाहे साउथ की बात करें चाहे हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो फटाफट से पहले क्या कर दो, लाइक और शेयर कर दो। क्या करना है, लाइक और शेयर करना है, नहीं तो ये ऐसी स्माइल करता रहेगा आपको देख के कि जल्दी लाइक शेयर करो, है ना। स्माइल कर रहा है ये आपको देख के अरविंद कि भाई जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। फिर स्टार्ट करते, जल्दी जल्दी से फटाफट, ठीक है। करें स्टार्ट, करें शुभ शुरुआत चैप्टर की। चलो पहले तो अरविंद की तरफ देखते हैं कि अरविंद क्यों इतना खुश है। क्यों खुश हो भाई अरविंद, किस बात की खुशी है अरविंद को, जरा देखें। अरविंद प्लेज अ किंग, ओ हो भाई, अरविंद जो है किंग का रोल प्ले करेगा। अब मुझे कोई क्वीन का रोल देते तो ऑब्वियसली आई विल बी हैप्पी, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना। एक्साइटेड फील करूंगी कि देखो मुझे क्वीन बनना है ना। अब वो बात और है कि मेन रोल में जो रहता है वो सफ़र भी बहुत करता है, चलो वो तो अलग चीज़ है। अब अरविंद को जो है प्ले करना है राजा का रोल। अरविंद हैड बीन चूजन टू एक्ट एज अ किंग इन द स्कूल प्ले। अब अरविंद को क्या बनाया गया है भाई, इसको चूज करा गया कि अरविंद तुम्हें किंग का रोल प्ले करना है ना। स्कूल में एक एक्ट है, उसमें तुम्हें किंग का रोल प्ले करना पड़ेगा, तुम राजा बनोगे। He had expected to march solemnly in splendid robes। अब उनको ये भाई ऐसा करना पड़ेगा, जब राजा है तो राजा क्या करता है, शाही कपड़े रहते हैं राजा के, ऐसे वो बिल्कुल तलवार ऐसे लेके ऐसे वॉक करता है, शाही वॉक लेते हैं बढ़िया सी। टू ट्वेल हिज मस्टच, जो भाई मूछे है ना, मस्टच है, उसको ऐसे ट्वेल करना है, ऐसे यूँ बिल्कुल तनी हुई मूछे। एंड विल द सिल्वर पेपर रैप्ड स्वॉर्ड विद कस्टो। अब जो ऐसे जो रहता है ना बच्चों का, मतलब बच्चे बोल रहे राजाओं का, साइड में से तलवार ऐसे निकालते, कमान से बोलते ना, तलवार फंसी रहती, तो इस तरीके का ऐसा पूरा बनाया है। Imagine his surprise when he was told he would also have to sit and play a वीणा। अब आप सोचिए उसको कैसा लगेगा कि इतना सब तो ठीक है, अब उसको किसी ने बोल दिया, ये भी बताया गया कि तुम प्ले ये तो कर रहे हो, राजा की तरह कपड़े पहनो, वॉक करो बढ़िया से, बिल्कुल रुतबे और रौब के साथ, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बैठ के वीणा भी बजानी है, एंड रिसाइट पोएट्री, पोएम भी रिसाइट करनी है ना, पोएट्री भी रिसाइट करनी है। अब म्यूजिशियन किंग, एक जो है संगीतकार राजा, हु वॉज दैट, वो कौन हो सकता है, ही वंडर्ड। अब अरविंद ने सोचा, आगे तक तो बात ठीक थी कुछ हद तक कि ऐसे पहन के ऐसे जाना है, बनना है भाई, तलवार वगैरह रखनी है, लेकिन ये कौन सा राजा है जो बैठ के भाई वीणा बजाएगा, पोएम गाएगा, कौन सा ऐसा राजा हो सकता है। तो इस बारे में अरविंद थोड़ा सा शॉक्ड है ना, कंफ्यूज है कि यार ये किस बारे में बात हो रही है। अब आप भी शॉक्ड है, आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ भाई किस बारे में बात हो रही होगी, किस राजा के बारे में बात हो रही है। देखो अभी तो खुश है, लेकिन मन में एक क्वेश्चन भी है कि अरे यार किस राजा के बारे में बात हो रही होगी। तो एनी आइडिया, आप कोशिश करिए किसके बारे में बात हो रही होगी। देखें, चलो ये बात हो रही समुद्रगुप्त के बारे में, है ना, गुप्त डायनेस्टी के जो राजा थे समुद्रगुप्त। चलो आगे इनके बारे में समझते हैं कि क्या क्या खास बातें हैं, देखते हैं। प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस। प्रशस्तीज और व्हाट दे टेल अस, ये प्रशस्ति क्या होती है, प्रशस्ति वर्ड क्या कभी आपने सुना है। प्रशस्ति क्या है, एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, मतलब किसी की तारीफ में, है ना, तारीफ में हम कह सकते हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं, अच्छे गुण गिना रहे हैं कि वाह क्या राजा था, वाह क्या रानी थी, वाह क्या किंगडम था, वाह कितना न्यायप्रिय राजा था, ब्रेव राजा था, ऐसा था वैसा था, है ना, मदद करता था, बिल्कुल निडर था, तारीफ।
अरविंद वॉज सपोज टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्त। जिस राजा की एक्टिंग अरविंद को कही जा रही है ना कि ये सब के साथ साथ तुम रॉब वगैरह बढ़िया ऐसे जा रहे हो, तुम्हें करना है, लेकिन साथ में तुम्हें क्या करना है, वीणा भी प्ले करनी है, पोइट्री भी गानी है। तो किस राजा के बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है समुद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे में, जो राजा है समुद्रगुप्त उनके बारे में। वो कौन थे, फेमस रूलर थे डायनेस्टी के, है ना। गुप्त डायनेस्टी जो थी, गुप्त डायनेस्टी के फेमस रूलर थे कौन, समुद्रगुप्त। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। We know about Samudragupta from a long inscription inscribed on the Ashokan pillar at Allahabad। हमें जो है समुद्रगुप्त के बारे में कैसे पता चलता है, अच्छे बड़े से एक इंस्क्रिप्शन में, है ना। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शंस मनुस्क्रिप्ट्स हमने बहुत 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 अच्छे से पढ़े हैं। इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं जो हम कार्विंग करते हैं, है ना, जो लिखते हैं जैसे हार्ड सरफेसेस पे, या तो स्टोन हो गया, मेटल वगैरह पे। तो इंस्क्रिप्शंस किस पे इंस्क्राइब्ड है, अशोका के पिलर में, अशोकन पिलर में इलाहाबाद में। तो वहां पे इनके बारे में लिखा हुआ है। इट वॉज कंपोज एज अ काव्य बाय हरिसेना। अब इसको एज अ काव्य के तौर पे किसने कंपोज करा है, हरिसेना ने, है ना। जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की हम बात कर रहे हैं, जो इंस्क्रिप्शंस है, सॉरी, इसकी बात कर रहे हैं, वही प्रशस्ति, है ना। इंस्क्रिप्शंस तो मतलब हम कार्विंग करते हैं, लिखते हैं। प्रशस्ति यानी तारीफ में, लिखा क्या है, वो तारीफ में, है ना। अब काव्य के तौर पे किसने लिखा है, हरिसेना ने। हु वॉज अ पोएट, जो क्या थे, एक पोएट थे, कवि थे, एंड अ मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त। और क्या थे, मिनिस्टर थे। मिनिस्टर थे किसके कोर्ट में, समुद्रगुप्त के कोर्ट में मिनिस्टर थे, यानी समुद्रगुप्त के दरबार पे जो है मिनिस्टर भी थे और कवि भी थे। ठीक है, चलो ये क्या है जरा देखिए, कॉइन से सिक्के दिख रहे हैं आपको, क्या बता रहे हैं सिक्के। द किंग हु प्लेड द वीणा, राजा जो क्या प्ले करता है, वीणा प्ले करता है। सम अदर क्वालिटीज ऑफ समुद्रगुप्त आर शोन ऑन कॉइन्स, है ना। ऐसा राजा जो वीणा प्ले करता है, और भी जो अदर क्वालिटीज है समुद्रगुप्त की इस कॉइन में बताई गई है एज दिस वन। जैसे हमने वीणा का देखा, ऐसी और भी। वेयर ही इज शोन प्लेइंग द वीणा, है ना। इसी टाइप की क्वालिटीज हमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि समुद्रगुप्त क्या कर रहे हैं, देखो वीणा को प्ले कर रहे हैं, वीणा बजाते थे। क्लियर हुआ। प्रशस्तिज और जो है क्या हमें बताती है वो भी हम समझेंगे। हमने क्या देखा कि जो अरविंद को रोल प्ले करना है, कौन से राजा का रोल प्ले करना है, समुद्रगुप्त का, जो कि बड़े ही फेमस राजा थे गुप्त डायनेस्टी के। ठीक है, इनके बारे में हमें बताओ कौन रहा है, हरिसेना। हरिसेना कौन थे, समुद्रगुप्त के दरबार में जो कवि भी थे, पोएट भी थे और एक मिनिस्टर भी थे। ठीक है, चलो। दिस इंस्क्रिप्शन इज अ स्पेशल काइंड नोन एज प्रशस्ति। ये जो इंस्क्रिप्शन है जो हमें अशोकन पिलर इलाहाबाद में मिल रही हैं, ये बड़ी स्पेशल काइंड की है ना, स्पेशल टाइप की है। क्या है ये, प्रशस्ति। क्या है ये, स्पेशल टाइप की क्यों है, ये है प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या है, एक संस्कृत वर्ड है। प्रशस्ति क्या है, एक संस्कृत वर्ड है, मीनिंग इन प्रेज ऑफ, जिसका मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, किसी की तारीफ में हम कह रहे हैं। While prashastis were composed for some of the rulers you read about in chapter 8, such as Gautami Putra Shri Shatkarni, they became far more important from the time of the Guptas। अब ऐसे ही जो प्रशस्तिज हैं, प्रशस्ति मतलब ऐसे इंस्क्रिप्शंस लिखी गई जो राजा की तारीफ में, है ना, जिसमें राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, इस तरीके से। While प्रशस्तिज वर कंपोज फॉर सम ऑफ द रूलर्स, है ना। वैसे तो जो प्रशस्तिज है कुछ रूलर्स के लिए कंपोज की गई है। यू रेड अबाउट इन चैप्टर 8, जिनके बारे में आपने चैप्टर 8 में पढ़ा था, क्योंकि ये चैप्टर 9 चल रहा है। सच एज गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी, जैसे किसके बारे में हमने पढ़ा था, गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी के बारे में। दे बिकेम फार मोर इम्पॉर्टेंट, वो क्या बन गए थे, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पे, फ्रॉम द टाइम ऑफ द गुप्ता के टाइम से। ठीक है, क्लियर। समुद्रगुप्त द वॉरियर, अब ऐसे ही जो लिखा रहता है तारीफ में, क्या लिखा है, समुद्रगुप्त क्या है, समुद्रगुप्त एक वॉरियर, whose body was most charming, being covered with the plenteous beauty of the mark of hundreds of scars caused by battle axes। अब जो बैटल, इतना समझो पहले, समुद्रगुप्त की बॉडी की मतलब की तारीफ की जा रही कि एक चार्मिंग राजा, है ना, जो कैसे हैं, बहुत चार्मिंग हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। बीइंग कवर्ड विद द प्लेंटियस ब्यूटी ऑफ मार्क्स, मतलब बैटल में जब युद्ध हुआ होगा तो युद्ध में जो लड़ाई हुई होगी, लड़ाई में तलवार चलाई होगी, एरो चलाए होंगे, है ना, जो भी निशान, चोट वोट के, खरोच वरोच के जो भी निशान गए हैं, जो भी लगे हुए स्कार्स हैं, है ना, जो किसके कारण कॉज हुई भाई, युद्ध में, बैटल के कारण, बैटल के टाइम जो लगी है, वो क्या माना जा रहा है, एक ब्यूटी मार्क की तरह, क्या माना जा रहा है कि एक ब्यूटी का मार्क है ना, खूबसूरती है, वो भी हंड्रेड्स ऑफ स्कार्स, बहुत सारे स्कार्स लगे।
कैसे मिले भाई? एक्स के थ्रू, एरो के थ्रू, है ना, स्पाइक, स्पेयर्स, बार्ब डार्ट, स्वॉर्ड, आयरन क्लब्स, जेवलिन, बार्ब्ड एरो, लॉन्ग एरो एंड मैनी अदर वेपन्स। ये सारी जो चीज़ें ना, भाला वगैरह, ये सब जो बो वगैरह जो हम देखते हैं, तलवारें चलती हैं, जो आयरन वगैरह के जो भी रहते हैं, जो भी इनके वेपन्स है, टूल्स है, जो भी बैटल में यूज़ किए जाते हैं, तो उन टूल्स के थ्रू कैसे इनको, उन वेपन्स के थ्रू कैसे इनको चोट लगी है। तो ये क्या दिखा रहे हैं? उनकी ब्यूटी की। देखो ये ब्यूटी है, ये मार्क्स की, उन दागों की ब्यूटी है जो इनकी बॉडी में जो 100 है ना, लगभग 100 ऑफ मार्क्स हैं इनकी बॉडी में। ठीक है, किसकी बात हो रही? समुद्रगुप्त की। ठीक है, चलो समुद्रगुप्त प्रशस्ति। अब क्या देखेंगे? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में देखेंगे। किसकी? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में देखेंगे। लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्त प्रशस्ति टेल अस। चलो देखते हैं कि समुद्रगुप्त जो गुप्त है उनकी प्रशस्ति, जो तारीफ है, जो लिखी है हरिसेना ने, बताई, हम देखी हमने, है ना, हमने देखा ना, हरिसेना ने मेंशन किया है, कंपोज की है, तो क्या बताती है उनकी प्रशस्ति? द पोएट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स। पोएट कौन? हरिसेना की बात हो रही है कि जो पोएट है, कौन? जो हरिसेना है, उन्होंने प्रेस करा है किंग को ग्लोइंग टर्म्स में, है ना, किंग को प्रेस करा है ग्लोइंग टर्म्स में। एज अ वॉरियर, क्या माना है? वॉरियर माना है। क्या कहा है कि भाई ये क्या है? ये वॉरियर है। ये कौन है? एक योद्धा है। एज अ किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल। एज अ किंग, जो भाई बैटल में, है ना, जो युद्ध के मैदान में जो विक्ट्री हासिल करते हैं, जो जीतते हैं। हु वॉज लर्न, जो बहुत ही समझदार, है ना, नॉलेजेबल, एंड द बेस्ट ऑफ पोइट्स, और बहुत ही अच्छे पोइट्स हैं। मतलब इनकी तारीफ की जा रही कि जो कैसे थे? बहुत ही बढ़िया, उम्दा इंसान। उम्दा इंसान मतलब बहुत ही टैलेंटेड। टैलेंट मतलब जो भाई विक्ट्रीज, जो कोई भी बैटल होता था उसमें जीतते थे, विजेता कह लो, है ना, जो अच्छे खासे पोएट थे, जो एक समझदार नॉलेजेबल इंसान भी थे। तो इतनी तारीफ की जा रही। पोएट जो हरिसेना है, किसकी तारीफ करे? समुद्रगुप्त की। ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू द गॉड। इवन जो समुद्रगुप्त थे उनको क्या माना जा रहा है? भाई भगवान के बराबर। उनको किसके बराबर माना जा रहा है कि ये तो भगवान के बराबर है ना, भगवान जितने इंपॉर्टेंट है, भगवान के बराबर। द प्रशस्ति वॉज कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस। प्रशस्ति है जो कंपोज की गई है अच्छे लंबे लंबे सेंटेंसेस में, है ना, प्रशस्ति कंपोज की गई है अच्छे लंबे लंबे सेंटेंसेस में। हेयर इज अ पार्ट ऑफ वन सच सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस का ऐसी पार्ट हमें दिया हुआ है। इफ़ यू लुक एट मैप 7 यू विल नोटिस एन एरिया शेडेड इन ग्रीन। सबसे पहले तो हम मैप देखेंगे, तो मैप में आप क्या देखोगे? ऐसा एरिया जो ग्रीन कलर से शेडेड है। ये देखो, ये वाला, सिर्फ ग्रीन कलर में फोकस करें। ये एरिया आप देख रहे हो, तो ये ग्रीन कलर से शेडेड है, इतना एरिया। ठीक है, क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं हम? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो हरिसेना ने लिखी इनके बारे में, कि तारीफ के पुल बांधे, बेसिकली इतने बड़े लंबे लंबे पुल बांधे तारीफ के, कि जिसको हम देखने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि भाई देखें ज़रा ऐसी क्या तारीफ लिखी हुई है। ठीक है, चलो, तो ग्रीन तो हमने देख लिया एरिया। क्या है आगे इसके बाद? You will also find a series of red dots along the east coast. अब आपको बहुत से ऐसे रेड डॉट्स भी दिखेंगे ईस्ट कोस्ट। कोस्टल एरिया यानी समुद्र, तटीय क्षेत्र, है ना, समुद्र के पास वाला ये कोस्टल एरिया। ये देखो, बे ऑफ बंगाल सी है ना, ये अरेबियन सी है, तो समुद्र के पास वाला एरिया कोस्टल एरिया। तो क्या आपको बहुत सारे डॉट्स देखने को मिल रहे हैं? क्या आप बहुत सारे डॉट्स देख पा रहे हो? ये देखो, लाइन से जो बने ना डॉट्स, ये रेड डॉट्स। ठीक है, एंड यू विल फाइंड एरियाज मार्क्ड इन पर्पल एंड ब्लू एज वेल। अब आपको कोई एरिया दिखेगा जो पर्पल और ब्लू कलर से मार्क्ड है। अगर हम पर्पल कलर में देखें तो ये वाला एरिया, ठीक है, पर्पल कलर से। ठीक है, देख लेते हैं, चलो रेड कलर से इसको बनाते। है ना, ये पर्पल कलर है। उसके बाद हमें कौन सा बोल रहे हैं? ब्लू कलर भी देखना है, तो ये ब्लू कलर, और भी ये ब्लू कलर, ये देखो। चलो ठीक है, ये एरिया मार्क कर लिया, ये एरिया कर लिया, ये एरिया भी देख लिया हमने इसको। दिस मैप इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्ति। अभी जो मैप में हमें जो ब्लू ग्रीन कलर, क्या हम कलर फाइंड आउट कर रहे हैं कि आपको कलर नहीं पता कौन सा होता है तो कलर देखना चाह रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो मैप में इंफॉर्मेशन है ये प्रोवाइड कर रहे हैं, कहाँ से मिली? हमें प्रशस्ति से मिली है ना। ये जो भी मैप में इंफॉर्मेशन हमें दी गई है ना, ये हरिसेना की प्रशस्ति में मैंशनड है। अब प्रशस्ति है यानी तारीफ में लिखा है, तो क्या लिखा है आगे समझेंगे। Harisena describes 4 different kinds of rulers and tells us about समुद्रगुप्त policies towards them. हरिसेना ने क्या करा है? डिस्क्राइब करा है 4 टाइप के रूलर को, है ना,
4 टाइप के रूलर को डिस्क्राइब करा है और इसमें बताया है एंड टेल अस अबाउट समुद्रगुप्त पॉलिसीज टुवर्ड्स देम, और समुद्रगुप्त की पॉलिसी के बारे में बताया उनके लिए, है ना, कि समुद्रगुप्त की उनके लिए पॉलिसीज़ क्या हैं। 4 रूलर का हम देखेंगे एग्जाम्पल, और समुद्रगुप्त ने कैसे कैसे अलग अलग तरीके से अपनी पॉलिसी बना के रखी है उनके लिए, ये हम देखेंगे। ठीक है, पॉलिसी मतलब जैसे मैंने किसी एरिया को जीत लिया तो मैंने क्या उनको माफ़ कर दिया कि भाई ठीक है रूल करो, या मैंने किसी एरिया को जीत लिया और उनको भगा दिया और बोला कि नहीं वो एरिया मेरा है, मैं खुद रूल करूँगा, ऐसा कुछ है क्या? क्या पॉलिसी है? या भाई मैंने किसी राज्य को हरा दिया तो वही उनके राज्य वालों ने सरेंडर कर दी और अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दी, ऐसा कुछ है क्या? या मैंने बोला कि भाई ठीक है आपको मैंने हरा दिया, अब आप मेरे अंडर हो, मुझे ट्रिब्यूट देते रहो टैक्स, या इस तरीके से, ऐसा कुछ है क्या? तो वही अलग अलग पॉलिसीज, तो ये सब प्रशस्ति में मेंशन है, ये अलग अलग एरिया वाइज, जो कि हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। ठीक है, चलो जो फर्स्ट है, द रूलर्स ऑफ आर्यव्रत, द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप, ये वाला, ये रूलर से आर्यव्रत के, है ना, ये कौन से रूलर से? आर्यव्रत के रूलर से, आर्यव्रत के रूलर है। कहाँ के रूलर है? आर्यव्रत के रूलर है। ठीक है, जो ग्रीन कलर से शेडेड है, रूलर से आर्यव्रत के। हेयर देयर वर 9 रूलर्स हु वर अपरूटेड, यहाँ पे क्या मिलते हैं हमें? 9 रूलर्स मिले, है ना, थे जिनको भाई हरा दिया। एंड देयर किंगडम्स वर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर, अब भाई हरा दिया, हटा दिया बिल्कुल उनको, उसके बाद क्या होगा? हटाने हराने के बाद उनका जो एरिया है, जो टेरिटरी, क्या करी समुद्रगुप्त ने? अपने अंडर ले लिया, अपने एरिया में जोड़ लिया, मतलब अब वो एरिया एम्पायर का अपने इसमें जोड़ लिया। फर्स्ट तो हमने ये देखा, फर्स्ट वाला ये ग्रीन। द रूलर ऑफ दक्षिण पथ, here there were 12 rulers, some of whose capitals are marked with red dots on the map। अब दक्षिण पथ यानी साउथ की ये वाले, इसकी बात हो रही है, जो यहाँ पे रेड डॉट में ऐसे मार्क कर रखे ना, उसकी बात हो रही है। Here there were 12 rulers, some of whose capitals are marked with red dots on map, जिनकी कैपिटल रेड डॉट में से मार्क कर रखी मैप में, है ना, ये क्या है? 12 रूलर्स है ना, जिनमें से कुछ की कैपिटल मार्क करी हुई है, दक्षिण पथ साउथ साइड। They surrendered to the समुद्रगुप्त after being defeated and he then allowed them to rule again। इन्होंने क्या करा? समुद्रगुप्त के सामने इन्होंने सरेंडर कर लिया। क्या करा समुद्रगुप्त के सामने कि भाई ठीक है भाई हम हार मानते हैं, हम मतलब हरा दिया समुद्रगुप्त ने और उनने हार भी मान ली, सरेंडर भी कर लिया। ठीक है, और समुद्रगुप्त ने क्या करा? इनको अलाउ कर दिया कि ठीक है भाई ओके तुम एक काम करो, रूल करो दोबारा, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करा? अगर इस एरिया को देखे तो यहाँ पे तो इनको हटा दिया, खुद इस हिस्से को अपना हिस्सा बना लिया, लेकिन ये है, ये जो एरिया है यहाँ पे इन लोगों को हराया लेकिन इनको माफ़ कर दिया, जाने दिया और इनको रूल करने दिया, तो पॉलिसी अलग हुई ना, यहाँ पे अलग पॉलिसी, यहाँ पे अलग पॉलिसी अपनाई। क्लियर हो गया? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चलो, the inner circle of neighboring states including Assam, coastal Bengal, Nepal and a number of Ganasangas, remember chapter 5, in the northwest marked in purple on the map. They brought tribute, followed his orders and attended his court। अब दो हमने देख लिए, एक रेड डॉट वाला, एक ग्रीन वाला, अब हमें ये वाला बोल रहे हैं, ये वाला एरिया पर्पल वाला, इस एरिया की बात हो रही है। कौन सा एरिया ये लोग कवर कर रहे हैं? क्या क्या नाम लिए यहाँ पे? द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड नंबर ऑफ गणसंघ। कौन से एरिया यहाँ पे अगर हमें दिखेगा, ये नेपाल है ना, आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल बंगाल सॉरी मतलब तटीय क्षेत्र वाला है, जो समुद्र के किनारे वाला, और गणसंघ, नंबर ऑफ गन और संघ। गन और संघ हमने चैप्टर 5 में बहुत अच्छे से पढ़े थे, याद करो, हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। इन द नॉर्थ वेस्ट मार्क्ड इन पर्पल ऑन द मैप, ये नॉर्थ वेस्ट में भी, यहाँ पे भी, ये पूरा नॉर्थ वेस्ट का इलाका है ना जो पर्पल कलर से मार्क्ड है। अब ये जो रूलर थे, ये जो एरिया के लोग थे, रूलर थे, ये क्या करते थे? समुद्रगुप्त के ट्रिब्यूट लाते थे, है ना, ट्रिब्यूट लाते थे, देते थे, और समुद्रगुप्त के ऑर्डर को भी फॉलो करते थे, इवन समुद्रगुप्त के कोर्ट को अटेंड भी करते थे, जैसे दरबार होता होगा, दरबार लगता होगा तो वहाँ पर भी आते थे, अटेंड करते थे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे थोड़ी अलग पॉलिसी है ना। पहली वाली देखी, जो हम अगर बात करें ये आर्यव्रत के एरिया की, ये ग्रीन एरिया की बात करें तो इसमें अलग पॉलिसी थी, इसमें तो हटाया और अपना एरिया बना लिया। यहाँ पे अलग पॉलिसी थी, यहाँ पे इन्होंने सरेंडर करा, इनको बोला कि ठीक है जाओ राज करो वापस। यहाँ पे क्या कर रखा है, इतने एरिया में ट्रिब्यूट देते हैं ये लोग राजा को, समुद्रगुप्त को, और क्या देते हैं? फॉलो करते समुद्रगुप्त के ऑर्डर को, और उसके कोर्ट में भी आते हैं, इवन दरबार अटेंड करते हैं। द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू। अब ब्लू एरिया, ये वाला
ब्लू, इस एरिया की बात हो रही। और ये the rulers of the outlying areas marked in blue on the map perhaps the descendants of the Kushans and Shakas, है ना, जो ब्लू एरिया से मार्क्ड है यहाँ पे वो किसके डिसेंडेंट रहे, कुशंस और शाकास के जो है डिसेंडेंट रहे मोस्ट प्रोबेबली। एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका, जो रूलर है कहाँ के, यहाँ के श्रीलंका के, हु सबमिटेड टू हिम, जिसने क्या करा भाई, इनके सामने हार मान ली। किनके सामने, किसकी बात हो रही है, ये अपने समुद्रगुप्त के सामने सबमिट कर दिया और अपनी जो है बेटी ऑफर कर दी कि भाई ठीक है ये मेरी बेटी है, इससे आप शादी कर लीजिए, इस तरीके से। तो क्या अलग अलग पॉलिसी आपको देखने को मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल हमें अलग अलग पॉलिसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्लियर? चलो, जीनियोलॉजीज। अब ये तो हमने किसकी प्रशस्ति या पॉलिसी देख ली, समुद्रगुप्त की, है ना, कि कैसे जो प्रशस्ति में मेंशन है, हरिसेना ने मेंशन करा। हरिसेना कौन थे? हरिसेना पोएट थे, है ना, जो समुद्रगुप्त के दरबार में क्या थे, पोएट थे और साथ में मिनिस्टर भी थे। उन्होंने क्या बताया कि 4 अलग अलग जगह, है ना, जो मेंशन है उनके इंस्क्रिप्शंस में, प्रशस्ति में, कि 4 अलग अलग जगहों के लिए, रूलर के लिए कैसे अलग अलग पॉलिसी अपनाई, किसने, समुद्रगुप्त ने। नाउ जीनियोलॉजी, अब इनकी जनरेशन कैसी रही, वंशावली देखेंगे। मोस्ट प्रशस्तीज ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर्स ऑफ द रूलर, बहुत सी जो प्रशस्तीज हैं वो रूलर जो समुद्रगुप्त के एंसेस्टर्स के बारे में ही बताती है कि मतलब दादा कौन थे, परदादा कौन थे, इस तरीके से। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्त ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर। अब ये प्रशस्ति में और क्या क्या मेंशन है, समुद्रगुप्त के भाई परदादा के बारे में भी इसमें मेंशन है, उनके दादाजी के बारे में भी इसमें मेंशन है, उनके फादर और मदर के बारे में भी इसमें मेंशन है ना। क्या क्या मेंशन है, समुद्रगुप्त के भाई परदादा के बारे में, दादाजी के बारे में, और मदर और फादर के बारे में भी मेंशन है, मतलब प्रशस्ति में देखने को मिलता है। His mother Kumara Devi belonged to the Lichavigan, while his father Chandragupta was the first ruler of the Gupta dynasty to adopt the grand title of Maharaja Dhiraj, a title that Samudragupta also used. अब क्या बात हो रही है हमसे, किस बारे में बताया जा रहा है, इनकी जनरेशन, जीनोलॉजीज। देखो ऐसे अगर हम समझे, क्या बताया, ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा जी, उसके बाद कौन सी है जनरेशन में, उसके बाद है ग्रैंडफादर, ठीक है, उसके बाद फादर एंड मदर, उसके बाद कौन है, फादर और मदर आए, ठीक है। फादर अगर हम देखें तो फादर का नाम क्या है समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त, जिनको चंद्रगुप्त एक भी बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं अभी समझ में आएगा, चंद्रगुप्त, ठीक है। और मदर कौन थी, कुमारा देवी, जो एक लिच्छवी प्रिंसेस थी, ठीक है, लिच्छवी गण से थी। तो ये इनका क्या है, ये हमें देखने को मिलता है इनकी जीनोलॉजी, इनकी वाइफ है ना, तो ये जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। उसके बाद ये चंद्रगुप्त मतलब फादर है, मदर है, उसके बाद चंद्रगुप्त के बारे में और ये उनके बारे में, ठीक है। ये फादर मदर मतलब नाम दिया है, फादर कौन है इनके, चंद्रगुप्त, मदर कौन है, कुमारा देवी। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, समुद्रगुप्त, ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, है ना, समुद्रगुप्त की जनरेशन की बात हो रही कि कैसे कैसे पहले कौन थे, पहले थे ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा जी आए, फिर दादाजी, उसके बाद फादर मदर आए। फादर कौन थे समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त, ये इनको चंद्रगुप्त एक भी बोलते, क्यों बोलते हैं अभी समझ में आएगा। इनकी मदर कौन थी, कुमारा देवी लिच्छवीगंज से थी, और ये समुद्रगुप्त। अब आगे क्या बता रहे हैं हमें, चंद्रगुप्त वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी to adopt the grand title of Maharaja Dhiraj, a title that Samudragupta also used. अब अगर हम बात करें गुप्त डायनेस्टी के, चंद्रगुप्त पहले से रूलर थे जिन्होंने क्या करा था, टाइटल रखा था खुद के लिए, खुद को एक टाइटल से नवाजा था। कौन सा टाइटल, महाराजा धीराज। कौन सा टाइटल दे रहे थे कि मैं क्या हूँ, मैं महाराजा धीराज हूँ। बाद में यही टाइटल समुद्रगुप्त ने भी अपनाया कि ठीक है भाई, मेरे पिताजी ने अपनाया तो मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं तो और भी बढ़िया हूँ, मैं तो टैलेंटेड भी हूँ, डायनामिक भी हूँ, तो मैं भी क्या रखूँगा खुद के लिए, महाराजा धीराज। ठीक है, तो ये जो जनरेशन की इन्फॉर्मेशन है पूरी जीनोलॉजी, कौन बताता है, किस में देखने को मिलती है, इनकी प्रशस्ति में। प्रशस्ति किसने लिखी, किसने कंपोज करी, हरिसेना ने। ठीक है, तारीफ में अपने राजा की। चलो
His great grandfather and grandfather are mentioned simply as महाराजास। अब जो समुद्रगुप्त के दादाजी और परदादाजी, उन्होंने तो खुद के सिंपल रखा, वो बहुत सिंपल लिविंग में बिलीव करते होंगे, है ना। वो इतने ज़्यादा फेमस थे भी नहीं, इतने ज़्यादा फेमस थे भी नहीं, तो खुद को क्या बोलते थे, महाराज एंड ऑल। It seems as if the family gradually rose to importance. Samudragupta in turn figures in the genealogy's list of ancestors of later rulers of the dynasty, such as his son Chandragupta Dvitiya. We know about him from inscriptions and coins. अब जो ये माना जाता है कि पहले के जो राजा थे, है ना, जो समुद्रगुप्त के दादाजी परदादाजी की हम बात करें तो खुद को सिंपल उसमें बिलीव करते कि भाई हम क्या है, हम महाराज हैं। लेकिन बाद में कौन आए, चंद्रगुप्त, उन्होंने खुद को महाराजाधिराज बोला। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो लेवल पे चीज़ें अचीव की थी, है ना, उन्होंने कुछ मेजर विक्ट्रीज ली थी, तो इसीलिए उन्होंने खुद को ये टाइटल दिया। फिर उसके बाद जो अगर हम बात बोलें, जो फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस तो गुप्त डायनेस्टी के समुद्रगुप्त ही थे, तो फिर वो क्यों पीछे रहे, ठीक है। समुद्रगुप्त इन टर्न फिगर इन जियोलॉजीज लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स ऑफ लेटर रूलर्स। अब बाद में कौन आए, समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय। मैंने बोला था ना कि चंद्रगुप्त वन क्यों बोल रहे हैं समुद्रगुप्त के फादर को, क्योंकि वन भी बोल सकते, पहले वही थे, उसके बाद जो समुद्रगुप्त के बेटे आए, मतलब बेटे का नाम दादाजी ऐसा, है ना, जैसे मेरे दादाजी का नाम चंद्रगुप्त तो मेरा नाम भी चंद्रगुप्त, और मेरे पिताजी समुद्रगुप्त, ऐसा रखते हैं ना, जैसे कि दादी का नाम बच्चों का रख लिया कि भाई मेरी माता जी का जो नाम था मैंने अपने बेटी का भी रख लिया, तो ऐसे ही भाई जो समुद्रगुप्त के पिताजी वो चंद्रगुप्त, जो समुद्रगुप्त के बेटे वो भी चंद्रगुप्त, है ना। कितना है ना, सही है ना। अगर पापा को थोड़ा गुस्सा निकालना हो तो बोल दो, क्यों चंद्रगुप्त, क्या है, ज़्यादा मस्ती कर रहे हो क्या, है ना। तो पापा बोले क्या क्या बोल रहे हैं, मेरा नाम ले रहा है, नहीं ऐसे तो नहीं थे। ये आजकल के हो गए बच्चे ऐसी मस्ती करते हैं, है ना, पहले के तो नहीं, पहले के तो बिल्कुल जो बोला पापा ने मानना ही है, ठीक है। इवन आज के भी ऐसा है, ऐसा नहीं है। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। इनके बारे में हमें इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स के थ्रू पता चलता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल लिख दूँ चंद्रगुप्त, ठीक है, वन, फिर उसके बाद कौन आए, समुद्रगुप्त, उसके बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड, ठीक है। ये कौन है, ये इनके फादर हैं, ये कौन है, ये सन है। क्लियर हुआ। ऐसे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो मौर्यन एम्पायर के चंद्रगुप्त थे ये वो वाले नहीं हैं, है ना। जो अशोका और जो मौर्यन डायनेस्टी हम देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य, वो अलग हैं, ये अलग हैं, ये वो वाले चंद्रगुप्त नहीं हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो, तो हमें चंद्रगुप्त द्वितीय 2 सेकंड के बारे में कैसे पता चलता है, कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन से। He led an expedition to Western India where he overcame the last of the Shakas. अब जो इन्होंने वेस्टर्न इंडिया में धीरे धीरे अपना मिलिट्री कैंपेन करा, अब एक जगह चैन नहीं आता ना इन लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा अपना एम्पायर बड़ा करना है, स्प्रेड करना है। होता है ऐसा कि अगर आईफोन खरीद लिया है तो अब मैकबुक खरीदेंगे, मैकबुक भी खरीद लेंगे तो पता नहीं क्या ही खरीदेंगे। लालच रहता है, मतलब इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जो बुद्ध भगवान ने हमें समझाया ना कि इच्छाओं पे कंट्रोल करो, इच्छाएं नहीं रखो, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होती इंसान की। According to later belief, his court was full of learned people. About some of them you will read in chapter 10. क्या बता रहे हैं हमें कि इन्होंने जो करा, वेस्टर्न इंडिया में गए, एक्सपेडिशन मिलिट्री कैंपेन करा, फिर ओवरकेम द लास्ट ऑफ द शाकाज, और जो आखिरी शाकाज थे उनको भी भाई लगभग हराया। अब बाद में ये माना जाता है, लेटर जो अकाउंट्स में कोर्ट के बिलीव ये करा जाता है कि जो उनका जो कोर्ट था, है ना, जो दरबार था, उसमें बहुत समझदार, है ना, इंटेलिजेंट लोग काफ़ी थे, लगभग जिनके बारे में आप 10 चैप्टर में पढ़ेंगे। विक्रम सामवंत, ये क्या है विक्रम सामवंत, ये हमें क्या बता रहे हैं इसमें। द इरा बिगनिंग इन द 58 BCE इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद गुप्ता किंग। जो इरा है ना, बिगनिंग इसकी स्टार्ट हो रही 58 BC, है ना, 58 BC यानी बिफोर कॉमन एरा, जो BC हम बोलते हैं जीसस क्राइस्ट से पहले का टाइम। ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद गुप्ता किंग, जो किससे एसोसिएटेड है, गुप्ता किंग से एसोसिएटेड है, लेना देना है। चंद्रगुप्त द्वितीय या सेकंड, हु हैड फाउंडेड इट वाज अ मार्क ऑफ विक्ट्री। वो ये मानते चंद्रगुप्त सेकंड इसको कि भाई ये एक हमारी जीत का निशानी है ना, जीता हूँ, है ना, विक्ट्री हुई है। ओवर दी शाकास, शाकास पे इनकी विक्ट्री हुई थी, देखा नहीं था कि लगभग वेस्ट साइड गए और शाकास को हराया विक्ट्री के तौर पे, ठीक है। और खुद को एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, और कौन सा टाइटल लिया खुद के लिए, भाई विक्रमादित्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त वन ने खुद को राजाधिराज बोला,
है ना। उसके बाद समुद्रगुप्त ने भी खुद को राजाधिराज बोला, लेकिन जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, सेकंड है, यानी समुद्रगुप्त के बेटे, उन्होंने खुद को क्या टाइटल दिया, विक्रमादित्य। ठीक है, कौन सा टाइटल दिया, विक्रमादित्य। क्यों, क्योंकि उनकी विक्ट्री किस पर थी, विक्ट्री उन्होंने शाकास को हरा दिया था इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये क्या है, जनरेशन वाइज इंफॉर्मेशन की कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया है सब। चल, हर्षवर्धन एंड दी हर्षचरिता। अब हर्षवर्धन और हर्षचरिता के बारे में क्या है जरा देखें। While we can learn about Gupta rulers from their inscriptions and coins, we can find out about some kings from biographies. वैसे तो हम जो गुप्त रूलर हैं उनके बारे में हमें इंस्क्रिप्शंस और कॉइन से काफ़ी चीज़ें पता चलती है। जैसे हमने देखा था सिक्के, लास्ट अभी थोड़ी देर पहले सिक्के देख रहे थे तो वीणा बजा रहे थे तो पता चला, फिर इंस्क्रिप्शंस में भी लिखा हुआ है तो उससे पता चला। ऐसे ही कुछ रूलर के बारे में हमें बायोग्राफीज के बारे में पता चलता है। किसके बारे में, बायोग्राफी के बारे में, बायोग्राफी के थ्रू पता चलता है। मतलब जैसे मैं कोई पोएट हूँ, है ना, आप कोई राजा हो, मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई देखो मेरे राजा कितने अच्छे, कितनी मदद करते हैं, कितनी क्वालिफिकेशन, मतलब कितने ज़्यादा टैलेंटेड, इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं उनमें, है ना। तो मैंने आपकी पूरी लाइफ के बारे में कि कब आपका जन्म हुआ, कैसे कैसे आपने प्रॉब्लम्स को झेला, फिर आप राजा बने, फिर राजा बनने के बाद क्या क्या दुश्मनी झेली, है ना, कैसे कैसे आपने चैलेंजेस को फेस करा, आपके मरने तक मैंने सब कुछ लिख दिया। तो बायोग्राफी हो गई, मैं आपके बारे में लिख रही हूँ, आपकी कथा। ठीक है, सुना होगा ना आपने बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी अगर मैं खुद अपनी लाइफ के बारे में लिखूँ तो वो हो जाती है, लेकिन अगर मैं पूरा आपकी लाइफ की जीवनी के बारे में लिख रही हूँ, पूरी जिंदगी के बारे में लिख दिया तो वो बायोग्राफी। तो ऐसे ही कई रूलर के बारे में हमें बायोग्राफी से भी पता चलता है। जैसे किसी किसी का हमें कॉइन से, इंस्क्रिप्शन से पता चल जाता है, तो किसी किसी का हमें बायोग्राफी से भी पता चल जाता है। हर्षवर्धन हु रूल्ड नियरली 1400 ईयर्स अगो वाज वन सच रूलर। हर्षवर्धन जो थे, जिन्होंने लगभग 1400 सालों पहले रूल करा था, वो इस तरीके के एक रूलर थे। ठीक है, हिज कोर्ट पोएट भानाभट्टा रोट हिज बायोग्राफी द हर्षचरित इन संस्कृत। उनके जो दरबार के पोएट थे, है ना, जो दरबार के पोएट थे, कौन, भानाभट्टा, रोट हिज बायोग्राफी, उन्होंने जो है बायोग्राफी लिखी थी अपनी, उनकी हर्षचरिता, है ना, मतलब जो इन्होंने बायोग्राफी लिखी थी किसके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में। हर्षचरिता किस लैंग्वेज में लिखी थी, संस्कृत में लिखी थी। जैसे हमने देखा ना कि समुद्रगुप्त की तारीफ में हरिसेना ने लिखा, ऐसे ही हर्षवर्धन के बारे में किसने लिखा, भानाभट्टा, जो उनके हर्षवर्धन की जो दरबार में पोएट थे, कवि थे, तो उनके बारे में उन्होंने लिखा। ठीक है, हर्षचरित नाम से संस्कृत। This gives us the genealogy of हर्ष and ends with his becoming king. इस जो बायोग्राफी, उसमें हमें पता चलता है किसके बारे में, हर्ष की जो है जनरेशन के बारे में, कि वंशावली के बारे में, कि पिताजी कौन थे, माताजी, इस तरीके से पता चलता है। एंड एंड्स विद हिज बिकमिंग किंग, और एंड कब तक होती है, जब तक वो राजा बन जाते हैं ना। तो ये इस पूरी बायोग्राफी में इतने से इतना मेंशन है कि कब वो राजा बने और कैसे मतलब हुआ है। ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है। देखो, दो चीज़ आप कंफ्यूज मत होना। अगर मैं बात करूँ समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त के पोएट कौन थे जिन्होंने लिखा था समुद्रगुप्त के बारे में, वो थे हरिसेना। ठीक है, वो भी समुद्रगुप्त के कोर्ट में, दरबार में पोएट थे। ऐसे ही अगर हम बात करें हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन के बारे में भी कवि ने लिखा था, उनके बारे में क्या नाम था, भानाभट्ट। वो हर्षवर्धन के कोर्ट में, दरबार में क्या थे, कवि थे। ठीक है, किस लैंग्वेज में लिखा था उन्होंने हर्षचरित, संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है, जिसमें क्या मेंशन है, हर्ष की जनरेशन और साथ में कब तक वो राजा बन गया, है ना, कैसे जब तक वो राजा नहीं बन गया तब तक की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें क्या है, मेंशन है। क्लियर, चल। Xuanzang, about whom you read in chapter 8, also spent a lot of time at Harsh's court and left a detailed account of what he saw. Xuanzang, है ना, जो एक चाइनीज़ थे, उन्होंने उनके बारे में हमने चैप्टर 8 में भी पढ़ा है। इन्होंने भी काफ़ी जो टाइम है हर्ष के कोर्ट में बिताया है, मतलब हर्ष के दरबार में काफ़ी सालों ये भी वहाँ रहे हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने देखी है उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया है ना, जो भी इन्होंने नोटिस करा होगा, ऑब्जर्व करा होगा, तो इन्होंने बताया है उसमें। हर्ष वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर बट बिकेम किंग ऑफ थानेसर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड। हर्ष जो था वो अपने पिताजी का एल्डेस्ट सन नहीं था, सबसे बड़ा बेटा नहीं था। क्यों, क्योंकि यूजुअली राजा कौन बनता था, राजा वही बनता था जो राजा का बड़ा बेटा रहता था। जैसे राजा के 2-3 बेटे हैं, लेकिन राजा के बाद राजा कौन बनेगा, बड़ा बेटा है। लेकिन हर्ष अगर राजा बना तो वो बड़े बेटे नहीं थे, फिर कैसे बन गए राजा, जब वो एल्डेस्ट सन नहीं थे तो क्या रीज़न था। ठीक है, फिर भी वो थानेसर के किंग बन गए। कैसे बन गए, क्योंकि उनके जो पिताजी हैं और भाई हैं, बड़े भाई, उनकी डेथ हो गई थी, तो अब जब कुछ बचा ही नहीं तो बेचारे वही तो बनेंगे।
हिज ब्रदर इन लॉ वॉज रूलर ऑफ कन्नौज, इनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो किसके रूलर थे? कन्नौज के रूलर थे, ठीक है, किसके रूलर थे? कन्नौज में रूल करते थे, है ना। मैप आप 7 देखोगे जो आपकी बुक में दिया है चैप्टर में, आपको समझ में आ जाएगा। एंड ही वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल, इनको किसने मार गिराया था भाई? इनको किसने मार दिया था? जो बंगाल के रूलर है, वही राज्य हथियाने के चक्कर में ऐसी तो होता है, एक दूसरे मार देते हैं, वॉर हो जाता है, जो भी है। तो जो कन्नौज के रूलर थे, किनके? ब्रदर इन लॉ हर्षवर्धन के, तो उनको मार दिया था किसने? बंगाल के रूलर ने, ठीक है। हर्ष टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज, अब जो कन्नौज की कमान किसके हाथ में आ गई थी? हर्ष के हाथ में आ गई थी, ठीक है। हर्ष मतलब थानेसर में तो थे ही, किंग बन ही गए थे, अब कन्नौज भी हर्ष के को हैंड ओवर हो गया था। एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल, अब जब कन्नौज हर्ष के अंडर आया तो उसने क्या करी भाई? उसने आर्मी एक्सपेडिशन करा, है ना, मिलिट्री कैंपेन करा, किसके अगेंस्ट? बंगाल के रूलर के अगेंस्ट भाई इन्होंने आर्मी करी, है ना, उनको हराने के लिए। Although he was successful in the east and conquered Magad and probably Bengal also, he was not as successful elsewhere. हालांकि वैसे तो वो सक्सेसफुल थे, किसमें? ईस्ट साइड वो सक्सेसफुल हो गए थे। उन्होंने क्या करा था? मगध को भी कॉन्क्वायर कर लिया था, मगध को भी जीत लिया था और बंगाल को भी जीत लिया था। ही वॉज नॉट एज सक्सेसफुल एल्सवेयर, लेकिन वो कहीं और इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सके, मतलब मगध वगैरह बंगाल ऑलमोस्ट जीत ही लिया था उन्होंने, ईस्ट साइड में अच्छा खासा इनका विक्ट्री चल रही थी, बढ़िया जीत रहे थे, लेकिन वेस्ट साइड हो, साउथ साइड हो, इतना वहाँ इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए वो। ही ट्राइड टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इनटू द डेक्कन, उन्होंने नर्मदा को क्रॉस करने की भी कोशिश करी, नर्मदा रिवर को, ताकि वो क्या करें भाई? डेक्कन साइड, साउथ साइड वो जा पाए, है ना, साउथ में भी अपना जो है अपने जो है राज्य का झंडा फहराएं, जीत के मतलब झंडा फहराएं, उनकी इच्छा थी जीतूं। बट वॉज स्टॉप्ड बाय अ रूलर बिलोंगिंग टू द चालुक्य डायनेस्टी, पुलक्षण द्वितीय, लेकिन जो पुलक्षण सेकंड थे, चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने इनको हरा दिया, रोक दिया। अब वही है ना, अब आप तो जा रहे हो जीतने जंग, वो बात अलग है, आप अपना एरिया बनाने जा रहे हो, ठीक है, कि भाई ये भी अपना एरिया बनाऊंगा, लेकिन चालुक्य डायनेस्टी के जो थे पुलक्षण सेकंड, उन्होंने क्या कर दिया था? उन्होंने इनको हरा दिया था, तो ये आगे नहीं बढ़ पाए, है ना, इनका सपना टूट गया, ये समझ लो, ठीक है। तो ऐसे ही तो होता था पहले। द पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलक्षण प्रशस्ति, अब क्या देखेंगे भाई? पल्लवास, चालुक्यास और पुलक्षण की प्रशस्ति को हम देखेंगे। प्रशस्ति हमने देखा, ये भाई संस्कृत वर्ड होता है तारीफ में, इन प्रेज ऑफ। द पल्लवास एंड चालुक्यास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम में, है ना, जब हर्षवर्धन के टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो और थी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी, कौन सी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी? साउथ की। कौन सी थी साउथ इंडिया की इंपॉर्टेंट डायनेस्टी? पल्लवास और चालुक्यास। पल्लवास और चालुक्यास, यहाँ आपको दिख रहे हैं पल्लवास और चालुक्यास, देखो ये हैं चालुक्यास, ये क्या है? ये पल्लवास, है ना, ये चालुक्यास और ये पल्लवास, ये क्या थी? इंपॉर्टेंट डायनेस्टी साउथ इंडिया की, साउथ में ही दिख रहे हैं ना आपको। The kingdom of the Pallavas spread from the region around their capital Kanchipuram to the Kaveri Delta, while that of the Chalukyas was centered around the Raichur Doab between the river Krishna and Tungabhadra. अगर हम देखें जो किंगडम है किसका? पल्लवास का, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? वो फैला हुआ था उनकी कैपिटल कांचीपुरम से लेके कावेरी डेल्टा, है ना, कांचीपुरम, ये देखो कैपिटल आपको दिखेगी पल्लवास की, दिख रही है, ब्लैक इससे कर देती हूँ, ये देखो ये लिखा है ना कांचीपुरम, ये पल्लवास की कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कावेरी डेल्टा तक इनका एरिया फैला हुआ था। फिर अगर हम बात करें चालुक्यास की, है ना, तो वो किसके आसपास थी? वॉज सेंटर्ड अराउंड द रायचूर दोआब। रायचूर दोआब, दोआब मतलब क्या होता है? दोआब मतलब होता है जब दो रिवर के बीच में, इस तरीके से, तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में, ठीक है। एहोल द कैपिटल ऑफ द चालुक्यास वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। एहोल जो किसकी कैपिटल थी? चालुक्यास की कैपिटल थी। क्या नाम है कैपिटल का? एहोल। देखो यहाँ पे, ये देखो चालुक्यास, ये क्या थी? इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर थी। क्या होता था? बढ़िया धूम धड़ाके तरीके से व्यापार होता था, बढ़िया ट्रेडिंग सेंटर थी, ठीक है, क्लियर हुआ। तो साउथ के दो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी उस जमाने में, उस ड्यूरेशन में, हर्ष के टाइम की हम बात करें तो दो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हम देख रहे हैं साउथ की। कौन सी? पल्लवा और चालुक्य। पल्लवा की कैपिटल कौन सी है? कांचीपुरम। चालुक्य की कैपिटल कौन सी है? एहोल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एहोल क्या थी? एक बढ़िया ही ट्रेडिंग, अच्छी ट्रेडिंग और कमर्शियल सेंटर थी, ठीक है, ट्रेडिंग, अच्छा व्यापार बहुत बढ़िया होता था वहां से, क्लियर। चल, इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर विद अ नंबर ऑफ टेम्पल्स। अब
ये कैसे डेवलप हुआ, रिलीजियस सेंटर है ना, कैसे डेवलप हुआ था, रिलीजियस सेंटर, मतलब अच्छा खासा धार्मिक स्थल जैसा आप समझ लीजिए, है ना, मंदिर वंदिर खूब, बिल्कुल धार्मिक धर्म कर्म के काम हो रहे हैं. द पल्लवास एंड चालुक्यास फ्रीक्वेंटली रेडेड वन अनदर्स लैंड, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज विच वर प्रॉस्परस टाउन्स. अब जो पल्लवास थे और चालुक्यास थे वो क्या थे, एक दूसरे के मतलब टाइम टू टाइम एक दूसरे के एरिया में अटैक करते ही रहते थे, है ना, कभी उसने अटैक कर दिया उसके एरिया में, कभी उसने अटैक कर दिया, तो ऐसे टाइम टू टाइम इनके बीच में युद्ध या लड़ाई, एक दूसरे का एरिया आता है, यानी कि जो लालच है चलता ही रहता था. ठीक है. स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटी, स्पेशली किस पर अटैक करते थे, कैपिटल सिटीज में, है ना, राजधानियों में अटैक करते थे. विच वर प्रॉस्परस टाउन्स, दो क्या थे भाई, बड़े ही प्रॉस्परस टाउन्स थे, है ना, अच्छे प्रॉस्परस टाउन्स, मतलब कह सकते फ्लोरिश्ड, अच्छा खासा बढ़िया पैसा. द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वॉज पुलक्शिन सेकेंड. जो बेस्ट नोन, जो बड़े ही फेमस हम बोलेंगे चालुक्य रूलर कौन से थे, पुलक्शिन सेकेंड, है ना. बेस्ट नोन चालुक्य रूलर कौन थे, पुलक्शिन सेकेंड थे. वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अ प्रशस्ति कंपोज बाय कोर्ट पोएट रवि कीर्ति. इनके बारे में हमें प्रशस्ति से पता चलता है, जो किसने कंपोज करी थी, उनके पोएट, कोर्ट में जो पोएट थे रवि कीर्ति, उनकी प्रशस्ति से हमें पता चलता है. किसके बारे में, पुलक्शिन सेकेंड के बारे में. This tells about his ancestors who are traced back through 4 generations from father to son. इस प्रशस्ति में हमें क्या देखने को मिलता है, इनके एंसेस्टर्स के बारे में भी देखने को मिलता है, पूर्वजों के बारे में, है ना, जो लगभग कितना 4 जनरेशन, जो कितना पिताजी से लेके बेटे तक कितना पूरा उसमें इंफॉर्मेशन है. ठीक है. चलो. पुलक्शिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल. पुलक्शिन को जो है किंगडम कैसे मिला था, अपने अंकल से, है ना, इनको जो किंगडम मिला था ये अपने अंकल से मिला था. ठीक है. अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति ही लेड एक्सपेडिशंस अलोंग बोथ द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट. इन्होंने दोनों ही साइड, रवि कीर्ति है जो पोएट है वो ये बताते हैं कि पुलक्शिन द्वितीय सेकेंड, इनका जो एक्सपेडिशन रहा है मिलिट्री कैंपेन, इन्होंने वेस्ट कोस्ट, है ना, इस साइड भी, मतलब है ना, दोनों ही तरफ इंडिया के, चाहे हम इस साइड की बात करें, इस एरिया की बात करें, यहाँ साइड भी चाहे यहाँ साइड भी, दोनों तरफ इनका एक्सपेडिशन चला है. मतलब इन्होंने सोचा यहाँ भी हथी आएंगे भाई, यहाँ भी जीतेंगे, इस तरीके से. बिसाइड्स ही चेक द एडवांस ऑफ हर्ष. इवन हम हर्ष को भी इन्होंने ही रोका था. मतलब जब हर्ष चाह रहे थे ना डेक्कन में एंट्री लेना, मतलब चाह रहे थे कि मैं नर्मदा क्रॉस करके मैं डेक्कन में अपना जो है परचम लहराऊँ, इस एरिया को भी अपना बनाऊँ, तो किसने हराया था हर्ष को, हर्ष को हराया था पुलक्शिन सेकेंड ने. ठीक है. देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड इन द पोएम हर्ष मीन्स हैप्पीनेस. एक इंटरेस्टिंग जो प्ले है ना वर्ड पोएम में, हर्ष जिसका मतलब होता है हैप्पीनेस, हर्ष का मतलब होता है ना हर्ष और उल्लास, हैप्पीनेस. द पोएट सेज दैट आफ्टर दिस डिफीट हर्ष वाज नो लॉन्गर हर्ष. पुलक्शिन ऑल्सो अटैक द पल्लवा किंग हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम. अगर हम बात करें और भी ज़्यादा कि जो पोएट है वो क्या लिखते हैं, एक थोड़ा सा कॉमिक वे, कॉमेडी, थोड़ा सा हम कह सकते हैं, थोड़ा सा जोक्युलर वे में, थोड़ा सा हंसी के तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब हर्ष हार गए थे, है ना, हर्ष को पुलक्शिन ने हरा दिया था, तो वो हर्ष अब क्या था, नो लॉन्गर हर्षा, मतलब अब हर्ष जो थे खुश नहीं थे, है ना, अब हैप्पी नहीं थे. ऑब्वियसली उनका सपना था, उनकी इच्छा थी, मतलब वो क्या चाह रहे थे कि डेक्कन में उस एरिया को भाई जीतता जाऊँ, उसको इन्वेड करूँ, लेकिन वो कर नहीं पाए. पुलक्शिन सेकेंड ने उनको हरा दिया. पुलक्शिन ऑल्सो अटैक द पल्लवा किंग. पुलक्शिन ने पल्लवा किंग को भी अटैक करा. हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम. जिन्होंने, जो कांचीपुरम की वॉल्स हैं उसके पीछे शेल्टर ले रखा था, है ना, वहाँ पे पीछे वो छुपे हुए थे, तो उनको भी हराया. बट द चालुक्या विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड. लेकिन जो चालुक्यास की विक्ट्री थी वो इतनी लंबी नहीं चल पाई, है ना, जो चालुक्यास की विक्ट्री थी वो शॉर्ट लिव्ड, मतलब इतने ज़्यादा वो सक्सेसफुल, लंबे समय तक इतनी जीत को वो नहीं कर पाए. मतलब होता है ना कि जैसे कोई राजा है, कोई एम्पायर है, डायनेस्टी फेमस, तो लंबी चलेगी, अच्छा लंबा, मतलब अच्छा देर तक चलेगा, तो नहीं, ऐसा हो नहीं पाया. Ultimately, both the Pallavas and the Chalukyas gave way to new rulers belonging to the Rashtrakuta and Chol dynasties, about which you will study in class 7th. अल्टीमेटली दोनों ही, बोथ पल्लवास और चालुक्यास, है ना, क्या हो गए थे फिर, नए रूलर के सामने कुछ भी नहीं थे, नए रूलर्स आ गए थे, तो इनकी पावर इतनी नहीं थी. नए रूलर कौन से आ गए थे, राष्ट्रकूटा और चौल डायनेस्टी आ गई थी. कौन सी डायनेस्टी आ गई थी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी और चौल डायनेस्टी आ गई थी, जिसके बारे में आप क्लास 7th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. आपका जो चैप्टर सेकंड है ना क्लास 7 का हिस्ट्री का, उसमें आप पढ़ेंगे, दिखना अच्छे से, तो उस तब आपको समझ में आएगा. क्लियर. तो इनकी जो पावर है, जो इनका बोल सकते हैं ना कि गुड टाइम है, ज़्यादा लंबा इसे चल नहीं पाया, है ना. फिर नई नई जो डायनेस्टी इमर्ज हो गई, जैसे कौन सी राष्ट्रकूटा और चोल एम्पायर, ये अच्छी फेमस डायनेस्टी ग्रो करने लग गई. क्लियर. आगे बढ़े, चलो. हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड. अब ये जो किंगडम्स है,
एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था इन किंगडम्स में, है ना, प्रशासन कैसे चलता था, मतलब रेवेन्यू, है ना, प्रॉपर आर्मी मेंटेन करना, ये सब चलता कैसे होगा, चलो देखते हैं। As in the case of earlier kings, land revenue remain important for these rulers and the village remain the basic unit of administration. अगर हम पुराने जो किंग्स की बात करें, उस ज़माने की किंग्स की बात करें, तो लैंड रेवेन्यू, है ना, लैंड रेवेन्यू क्या रहा है इनका, इंपॉर्टेंट रहा है इन रूलर्स के लिए, है ना। लैंड को जो ज़मीन एक दूसरे को ग्रांट करी, उस ज़मीन से जो रेवेन्यू अर्न हो रहा है, तो ये इनके लिए क्या रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है इनके लिए। और विलेज मेन फोकस था इनका, एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन चलाने का विलेज क्या था, इनका मेन फोकस था। देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट्स एज वेल, नए नए जो है विकास के काम भी हो रहे थे। किंग्स अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन सपोर्ट ऑफ मेन हु वर पावरफुल। अब जो किंग्स थे, राजा थे, वो क्या चाह रहे थे कि जो पावरफुल रूलर है ना, उनको क्या करें भाई, मतलब जो पावरफुल लोग हैं उनको अपने अंडर लें, मतलब उनकी हेल्प लें, है ना, इनसे थोड़ा सा ये हमारी हेल्प करेंगे तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा। इधर इकोनॉमिकली जो कैसे पावरफुल हो, या तो इकोनॉमिकली बढ़िया पैसों वाले, या सामाजिक तौर पे एक अच्छा उनका लेवल है, लोग उनको मानते हैं, है ना, एक नाम हो, रुतबा, तो ऐसे लोगों को राजा चाह रहे थे, ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ होना चाहिए, तो हमारे फायदे की चीज़ है। बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, क्यों, क्योंकि ऐसे लोगों की भाई राजनीति के तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और मिलिट्री मतलब ट्रूप्स वगैरह भी अच्छे खासे थे, स्ट्रेंथ अच्छी थी इनके पास, तो कभी वॉर वगैरह हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इनकी हेल्प लेंगे तो राजा लोगों को फायदा होगा। ठीक है, चलो फॉर इंस्टेंस, अब हमें एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा हिंट देकर बताया, मतलब समझाया है, जैसे सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडिटरी। अब जो इम्पॉर्टेंट ऐसी पोस्ट थी, है ना, अच्छी लेवल की पोस्ट थी एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की, वो कैसी थी, हेरिडिटरी थी। हेरिडिटरी पोस्ट मतलब क्या हो गया, अनुवांशिक पोस्ट। कैसी, हेरिडिटरी, यानी मतलब पिताजी हैं तो पिताजी के बेटे बनेंगे, जो है वो उस पोस्ट पे आएंगे, फिर उनके बेटे आएंगे उस पोस्ट पे, ऐसे करके। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पापा गए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, तो अब आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभालोगे, तो पोस्ट कैसी थी, हेरिडिटरी थी। दिस मीन्स दैट सन सक्सीड फादर टू दीज पोस्ट। इसका मतलब ये कि जो सन है, जो बेटा है, वो पापा को सक्सीड करेगा इस पोस्ट में आगे, है ना। अगर पापा भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है तो बेटा भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभालेगा। फॉर एग्जाम्पल द पोस्ट हरिसेना वॉज अ महादंडनायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर। जैसे एक जो पोएट थे हरिसेना, कौन से पोएट थे, नाम सुना है ना, हरिसेना इनका नाम सुना था। उनके पिताजी महादंडनायक थे, तो इसीलिए ये भी हरिसेना भी क्या बने, महादंडनायक। फिर हरिसेना के बेटे भी महादंडनायक बनेंगे। तो ऐसे समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेस, कई बार एक ही पर्सन मैनी पोस्ट या मैनी ऑफिसेस संभालता था, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी थी, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे अकाउंट्स भी संभाल रहे हैं, फाइनेंस भी संभाल रहे हैं, है ना, थोड़ा सा जो है एक्सपेंस का भी संभाल लिया, अलग अलग टाइप की काम संभाल लिए। ठीक है, जैसे एक टीचर है तो एक टीचर मैथ्स भी पढ़ा ले रही है, साइंस भी पढ़ा ले रही है, हिंदी भी पढ़ा ले रही है, इस तरीके से। अब one person held many offices. For instance, besides being a महादंडनायक, हरिसेना was कुमार अमात्य। अब जैसे जो हरिसेना थे, महादंडनायक तो थे, फिर वो कुमार अमात्य भी थे। ठीक है, मीनिंग एन इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, इसका मतलब क्या, एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे वो। एंड अ संधि विग्रहिका, मीनिंग अ मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। और क्या थे, संधि विग्रहिका थे, मतलब किसके मिनिस्टर, वॉर और पीस के मिनिस्टर भी थे, है ना। तो आपने क्या देखा, एक पोस्ट, दो पोस्ट, तीन चार पोस्ट इनके हाथों में थी। महादंडनायक की थी, है ना, उसके बाद संधि विग्रह की थी, उसके बाद कुमार अमात्य की थी। तो काफी सारी पोस्ट, मल्टीपल पोस्ट को ये हैंडल करते थे। और पोस्ट कैसी थी, हेरिडेटरी थी, मतलब पिताजी की, उसके बाद उनके बेटे की, उसके बाद उनके बेटे की, ऐसी पोस्ट थी। ठीक है, चलो। Besides, important men probably had say in local administration. These included the Nagar Shreshti or chief banker or merchant of the city, the Sartvaha or leader of the merchant caravans, the Prathama Kulika or the chief craftsman, and the head of the Kayasthas or scribes. अब जैसे और भी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, जैसे हमने एक तो देख लिया अभी महादंडनायक और ये सब, है ना, जो हरिसेना का अलग अलग मल्टीपल पोस्ट। ऐसे ही और भी जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट थी। कौन सी होगी, जैसे नगर श्रेष्ठी चीफ बैंकर, नगर श्रेष्ठी को क्या बोल रहे हैं, चीफ बैंकर, है ना। और मर्चेंट, सिटी के मतलब शहर के जो चीफ बैंकर और मर्चेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, नगर श्रेष्ठी। फिर सर्तवाहा और लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवान, सर्तवाहा यानी जो लीडर रहेंगे मर्चेंट कारवा के। फिर प्रथम कुलिका और दी चीफ क्राफ्ट्समैन, है ना, एंड दी हेड ऑफ द कायस्थ और स्क्राइब, जो क्या रहेंगे, कायस्थ और स्क्राइब्स के हेड रहेंगे।
These policies were reasonably effective, but sooner or later some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdoms. अब ये जो policies थी, ठीक है, reasonably हम कह सकते effective तो थी, बढ़िया तो थी, लेकिन कम ज़्यादा मतलब कुछ टाइम बाद, है ना, जल्दी फिर क्या हुआ? Some of these powerful men grew enough to set up independent kingdoms. मतलब अब ये जो policies थी, ठीक है, बढ़िया है, चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये जो लोग थे ना, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, ऑफिसर, धीरे धीरे इनके पास क्या हो गई? इनके पास पावर आ गई। हम किसी के अंडर काम करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस के अंदर, कोई बिजनेसमैन है, उसके अंडर में जॉब कर रही हूँ, मैंने सीखा वहाँ काम, मैं समझ गई कैसा क्या होता है, मैंने अच्छा खासा अर्न कर लिया, मैं अच्छी पोस्ट में थी, मेरे पास खूब पैसा कलेक्ट हो गया और मेरे पास अब आ गया आइडिया कि भाई कैसे कैसे क्या हो सकता है, मैं खुद का बिजनेस खड़ा कर सकती हूँ। तो मैंने क्या करा? अब अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस बना लिया, सेम ही प्रोडक्ट का मैंने अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस बना लिया, ठीक है। तो ऐसे ही ये लोग भी क्या करने लगे? धीरे धीरे इनकी भी पावर बढ़ने लग गई और ये लोग भी स्वतंत्र होने लग गए, अपना इंडिपेंडेंट राज बनाने लगे, टेरिटरी बनाने लगे, इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब, है ना। पहले राजा के अंडर थे, लेकिन अब खुद टेरिटरी अपनी बनाने लग गए, इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। पावर बढ़ती तो कौन नहीं चाहता आजाद होना? हर कोई चाहता ना कि हम अपना करें, हर कोई यही चाहता ना किसी के अंडर काम करने से अच्छा हम खुद का कुछ करें, है ना। चलो, like earlier rulers, some of these kings maintain a well-organized army with elephants, chariots, cavalry and foot soldiers. अब a new kind of army, ये हम देख रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन का कि किंगडम एडमिनिस्ट्रेट कैसे होते थे, प्रशासन कैसे चलता था। अब हम देखेंगे आर्मी के बारे में कि आर्मी किस टाइप की थी। Like earlier rulers, some of these kings maintain a well-organized army with elephants, chariots, cavalry and foot soldiers. जैसे earlier ruler की तरह, पहले के ruler की तरह, ये जो kings थे maintain करते थे अच्छी organized army with elephants, chariots, cavalry and foot soldier. मतलब इनके साथ क्या रहता? प्रॉपर अच्छी well organized army रखते थे, है ना। आर्मी अच्छी खासी थी, जिसमें आर्मी में क्या क्या, जैसे अगर वॉर करने जाना तो एलिफेंट भी रहते थे, रथ वगैरह भी थे, है ना, घुड़सवार भी थे, कैवेलरी की भी थी और फुट सोल्जर, पैदल चलने वाले सोल्जर्स भी थे। बिसाइड्स देयर वर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइडेड द किंग विद ट्रूप्स whenever he needed them. अब इसके साथ साथ ये भी थे मिलिट्री लीडर भी। मिलिट्री लीडर कौन थे? जो क्या प्रोवाइड करते थे? राजा को, है ना, राजा को क्या प्रोवाइड करते थे? जैसे आर्मी प्रोवाइड करते, सोल्जर्स प्रोवाइड करते, ट्रूप्स प्रोवाइड करते थे कि जब भी जैसे राजा को कोई वॉर में जाना है ना, कोई युद्ध करना है राजा को, अब युद्ध करना है तो भाई लोग चाहिए पड़ेंगे, वॉर के लिए वेपन्स चाहिए पड़ेंगे, सामान चाहिए पड़ेगा, है ना, आर्मी सोल्जर्स चाहिए पड़ेंगे। तो ये जो मिलिट्री लीडर है या जो राजा को क्या प्रोवाइड करते थे? ट्रूप्स प्रोवाइड करते थे। जब भी युद्ध में राजा जाता था हेल्प प्रोवाइड करते थे। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज, और इनको जो है रेगुलर सैलरीज नहीं मिलती थी। मतलब ये जो लोग राजा को हेल्प प्रोवाइड करते थे ना, ऐसा कुछ नहीं कि इनको रेगुलर बेसिस पे सैलरी मिल रही, तनख्वाह मिल रही, ऐसा कुछ भी नहीं था। इंस्टेड सम ऑफ देम रिसीव्ड ग्रांट्स ऑफ लैंड, इसके बदले इनको क्या मिल जाता था? भाई लैंड मिल जाता, जमीन दान में मिल जाती थी कि भाई सैलरी तो हम नहीं दे रहे, हम आपको सीधे सीधे जमीन दे रहे हैं, अभी जमीन से जो भी आपको टैक्स रेवेन्यू अर्न करना है बढ़िया अर्न कीजिए, अपना खर्चा पानी चलाइए। लेकिन रेगुलर सैलरीज नहीं मिलती थी, ठीक है। किसकी बात हो रही है? मिलिट्री लीडर्स की। मिलिट्री लीडर्स क्या करते थे? राजा को हेल्प प्रोवाइड करते थे ड्यूरिंग वॉर, ठीक है, वेपन्स या ट्रूप्स प्रोवाइड करते थे। They collected revenue from the land and used this to maintain soldiers and horses and provide equipment for warfare. ये क्या करते थे? रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। वो जो लैंड है जो इनको ग्रांट में मिला था उससे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। अब वो रेवेन्यू कलेक्ट करके क्या करेंगे? भाई अपना खर्चा निकालेंगे ना, अपना खर्चा मैनेज करेंगे। जैसे सोल्जर्स को मेंटेन करना है, इनका खर्चा लगेगा, हॉर्सेस का, है ना, फिर इक्विपमेंट्स वगैरह इनको मेंटेन करना, तो ये सारा खर्चा इनका रेवेन्यू से ही निकल जाता था। सैलरी इनको नहीं मिलती थी, सैलरी मिलती तो सैलरी से करते। इनको लैंड ग्रांट पे मिल गया, राजा ने जमीन दे दी, अब जमीन से जो इनकी अर्निंग हो रही है वो खर्चा कहाँ पे मैनेज कर रहे हैं? यहाँ पे जैसे सोल्जर्स मेंटेन करने में, आर्मी मेंटेन करने में, हॉर्स और इक्विपमेंट्स वगैरह वॉरफेयर के लिए। These men were known as सामंत, और इन मैन को हम क्या बोलते थे? इन लोगों को हम क्या बोलते हैं? सामंत बोलते थे। क्या कहलाते थे ये आदमी लोग? ये जो है, जो मिलिट्री लीडर की हम बात कर रहे हैं, इनको सामंत कहते थे। Whenever the ruler was weak, सामंत tried to become independent. अब जब रूलर ऐसा लगता था कि वीक है ना, कि भाई ये जो शासक है, जो रूलर है, ये तो वीक है, तो ये लोग क्या बन जाते थे? ये लोग इंडिपेंडेंट बन जाते थे कि ठीक है यार, हमारा तो राजा इतना दमदार है ही नहीं और हमसे तो वैसे ही हेल्प लेते ही हैं, हम तो इनको मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड करते ही हैं, यानी हमारे पास पैसा है, हमारे पास पावर है और राजा भी इतना दमदार नहीं है। तो ये लोग क्या हो जाते थे? इंडिपेंडेंट हो जाते थे कि भाई छोड़ो इसको, हटाओ, हम अपनी स्वतंत्र राज बनाएंगे, अब हम हो जाएंगे इंडिपेंडेंट, है ना, हम क्यों किसी के अंडर काम करें, राजा तो वैसे कोई दमदार है नहीं हमारा, है ना। तो ऐसा होता था।
असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम्स, असेंबलीज कैसी थी सदर्न किंगडम में, साउथ साइड. द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पल्लवास मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज. पल्लवास के जो इंस्क्रिप्शंस हम देखते हैं तो उसमें बहुत सी लोकल असेंबलीज के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है. जैसे दीज इंक्लूडेड दी सभा, ये क्या इंक्लूड करती थी, सभा इंक्लूड करती थी, विच वॉज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स. सभा, सभा किसकी असेंबली थी, अगर हम बात करें सभा, ये ब्राह्मण, एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स, जो ब्राह्मण लैंड ओनर्स रहते थे उनकी असेंबली रहती थी, है ना, जो जमीनों के मालिक ब्राह्मण कास्ट के जो रहते थे उनकी असेंबली को सभा कहा जाता था. दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमिटीज विच लुक्ड आफ्टर इरिगेशन, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स एटसेट्रा. ये जो असेंबली थी फंक्शन करती थी थ्रू कैसे, सब कमिटीज, सब कमिटीज जो क्या करती थी, इरिगेशन वगैरह देखने का काम करती थी, एग्रीकल्चर ऑपरेशन देखने का काम करती थी, भाई खेती बाड़ी से रिलेटेड, सिंचाई से रिलेटेड, रोड वगैरह बनवाना, है ना, मंदिरों का दो देख रेख करना, तो ये सब मैनेज करती थी. ठीक है, चलो. The Ur was a village assembly found in areas where the landowners were not Brahmins. अब उर क्या थी, उर ये इस तरीके की विलेज असेंबलीज थी जो हमें मिलती थी वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण, जहाँ पे जो लैंड ओनर्स थे, है ना, जो जमीनों के मालिक ब्राह्मण नहीं थे. तो ये उर की असेंबली हमें उन विलेजेस में मिलती थी. ठीक है, देखो सभा जो है वो ब्राह्मण लैंड ओनर की है, लेकिन जो उर है ये नॉन ब्राह्मण लैंड ओनर की है. ठीक है, ये ध्यान रखना. एंड द नगरम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट. नगरम क्या था, नगरम जो था ऑर्गेनाइजेशन किसका, मर्चेंट्स का, जो ट्रेडर थे उनके ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता था, नगरम. It is likely that these assemblies were controlled by rich and powerful landowners and merchants. ये देखा जाता था कि इस टाइप की जो असेंबलीज थी उनको कौन कंट्रोल करता था, रिच और पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट. मतलब ऐसे मर्चेंट जो अच्छे रिच हो, दमखम रखते हो, बढ़िया दमदार, है ना, पावर हो, पोजीशन हो, है ना, पैसा हो, ऐसे मर्चेंट और ऐसे पावरफुल लैंड ओनर्स इनको मैनेज करते थे, कंट्रोल करते थे असेंबली को. Many of these local assemblies continue to function for centuries. इसी तरीके से लोकल असेंबलीज है चलती रही, ऐसे ही तरीके से फंक्शन करती रही, है ना. तो हमने तीन देखा, सभा, उर और नगरम. सभा किसकी असेंबली है, जो ब्राह्मण लैंड ओनर्स की असेंबली है वो है सभा. और ऐसा विलेज जो किसकी असेंबली है, नॉन ब्राह्मण लैंड ओनर्स की, है ना. फिर तीसरी नगरम, नगरम किसकी एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है मर्चेंट्स का. क्लियर. इनको कंट्रोल कौन करता था, पावरफुल लैंड ओनर्स और मर्चेंट्स. ठीक है. ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स. अब किंगडम में ऑर्डिनरी पीपल भी होंगे, है ना, राज्य है तो राजा के साथ साथ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के साथ साथ लोगों के साथ साथ आम जनता भी डेफिनेटली होगी. We can catch an occasional glimpse of the lives of ordinary people from plays and other accounts. Let us look at some of these. हम अगर हमें जो ऑर्डिनरी पीपल के बारे में जानना है, उनकी कुछ झलकियाँ देखनी है ना, थोड़ा बहुत उनके जीवन से जुड़ी चीज़ें जाननी है, तो हमें कैसे पता चलता है उनके बारे में, कुछ नाटक के थ्रू, है ना, या कुछ अकाउंट के थ्रू उसमें जानकारी मिल जाती, तो हमें पता चल पाता है. लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज. चलो कुछ देखते हैं इनमें से. जैसे कालिदास इज नोन फॉर हिज प्लेस डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट. कालिदास कौन थे भाई, एक जो थे, कौन थे कालिदास, जल्दी बताओ कालिदास कौन थे, नाम सुना है ना, कौन थे कालिदास, जल्दी बताओ, कमेंट में अभी मुझे बताओ. तो इनके जो प्लेस थे वो अपने जो उनके जो नाटक लिखे हुए रहते थे, इसमें वो राजा के कोर्ट में, दरबार में क्या हो रहा है वो सब वो डिपिक्ट करते थे, दिखाया जाता था. An interesting feature about these plays is that the king and most Brahmins are shown as speaking Sanskrit. Interesting feature ये था इन plays का, इन नाटकों का, कि ये देखा गया कि बहुत से जो ब्राह्मण्स हैं, है ना, इनको क्या बोलते हुए दिखाया जाता है, संस्कृत. ये जो ब्राह्मण से क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं, ब्राह्मण और राजा संस्कृत लैंग्वेज बोल रहे हैं. वाइल वुमेन एंड मेन अदर देन द किंग एंड ब्राह्मण्स यूज प्राकृत. लेकिन जो मेन और वुमेन है ना, मतलब राजा और ब्राह्मण के अलावा जो बाकी लोग हैं वो लोग कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो प्राकृत लैंग्वेज बोल रहे हैं. दैट मीन्स जो हाई ऑफिशियल्स या राजा या ब्राह्मण ये लोग जो लैंग्वेज यूज करते थे संस्कृत, और ऑर्डिनरी पीपल आम जनता अदर देन राजा एंड ब्राह्मण्स ये लोग प्राकृत लैंग्वेज का यूज करते थे. और प्राकृत लैंग्वेज उस टाइम पे आम जनता ऑर्डिनरी पीपल यूज करते थे. इवन बुद्धा भी अपनी टीचिंग प्राकृत लैंग्वेज में देते थे ताकि ऑर्डिनरी जनता जो आम जनता से कनेक्ट कर पाए ना. अदरवाइज फायदा क्या कि ऐसी लैंग्वेज बोलेंगे जो समझ में ही नहीं आ रही. अब मैं ऐसी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी जो आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो फायदा क्या. मैं ऐसा चाहूंगी ना कि इजी से इजी वे में जो आप समझ पा रहे हो. अब आपसे कुछ और बड़े स्टूडेंट्स होंगे, उनको पढ़ाऊंगी तो थोड़ा सा अलग वे में पढ़ाऊंगी, है ना, क्योंकि उनके लिए वो समझना इजी होगा, लेकिन आपके लिए नहीं होगा ना. ठीक है, चलो.
His most famous play, Abhinjana Shakuntala, is the story of the love between a king named Dushyant and a young woman named Shakuntala. आपने शकुंतला दुष्यंत सुना होगा, तो इनका एक फेमस प्ले था जिसका नाम था अभिजना शकुंतला, ठीक है, लिखा था इन्होंने। तो किसके बीच की लव स्टोरी थी ये? जो राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच की स्टोरी थी। अब उसमें कॉमन पीपल के बारे में बताया, बेसिकली स्टोरी नहीं बता रहे हमें, कॉमन पीपल का रोल उसमें बताया है। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लाइट ऑफ अ पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले। अगर इस प्ले को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है एक फिशरमैन था जो मछली वछली पकड़ता था, तो उसकी भाई बेचारे की बदकिस्मती के बारे में इसमें बताया। The Chinese pilgrim Fa Shen noticed the plight of those who were treated as untouchables by the high and mighty. Even जो चाइनीज तीर्थयात्री आए थे फा शेन, उन्होंने भी नोटिस करा था कि बेचारे जो ऐसे लोग है ना, अनटचेबल्स जिन्हें हम कहते हैं, छोटी कास्ट के दलित है ना, उनकी बदकिस्मती के बारे में से बताया जा रहा है कि देखो उनके साथ भी कितना ज़्यादा बुरा होता है। मतलब उन्होंने नोटिस करा होगा कि ये अनटचेबल्स हैं जिनके साथ अछूता जो है व्यवहार किया जाता होगा कि अरे तो ऐसे हैं है ना, छोटी कास्ट के हैं, दलित हैं, इस तरीके से, तो उसके बारे में तो उन्होंने नोटिस करा होगा कि कैसे इनको असाइड कर दिया जाता है। चल, A fisherman finds a ring. अब वही कॉमन पीपल, ऑर्डिनरी पीपल, फिशरमैन के बारे में। A fisherman found a precious ring which the king had given to Shakuntala, but which had been accidentally swallowed by a fish. फिशरमैन को एक बहुत ही खूबसूरत प्रेशियस रिंग मिली थी है ना, which the king had given to Shakuntala, जिस रिंग को किंग ने शकुंतला को गिफ्ट करा था, ठीक है, बट विच हैड बीन एक्सीडेंटली स्वेलोड बाय फिश, लेकिन गलती से गिर गई होगी वो रिंग और जो है फिश ने गुटक ली है ना, फिश ने खा ली इस तरीके से। When he went to the palace with it, the gateman accused him of theft and the chief police officer was rather rude. अब क्या हुआ, जो फिशरमैन है, मछली पकड़ी, उसको अंगूठी मिल गई होगी, वो अंगूठी लेके राज दरबार गया, राजा के पास जा रहा था वो है ना, महल गया। महल में जो गेटमैन है, जो दरबारी क्या बोलते, जो खड़े रहते हैं ना दरवाजे पे, सैनिक, उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम तो खुद ही चोर लग रहे हो, तुम ही चोर हो, तुमने ही चुराई होगी, अब यहाँ बड़े आए अच्छे बनने आए हो। मतलब बेचारे की ऑनेस्टी की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, कुछ उस पर मतलब भरोसा ही नहीं किया जा रहा है, उल्टा उस पर ब्लेम किया जा रहा है कि नहीं तुम ही चोर हो। इवन जो पुलिस ऑफिसर है वो भी रूड बिहेव कर रहा है, तो क्योंकि बेचारा आम इंसान है ना फिशरमैन, इसीलिए उसके साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है, उसकी कोई बात नहीं मान रहा है। However, the king was happy when he saw the ring and sent a reward for the fisherman. लेकिन फिर भी जो किंग थे वो खुश थे, उन्हें अच्छा लगा कि भाई मेरी जो रिंग मिल गई है, तो उन्होंने फिशरमैन के लिए क्या करा, रिवॉर्ड रखा है ना, रिवॉर्ड दिया। जैसे मुझे कुछ अच्छा लगा, आपने अच्छे से करा, तो मैं उसके बदले आपको चॉकलेट्स या कुछ गिफ्ट दे रही, रिवॉर्ड। Then the police officer and the gateman decided to take a share of the reward and went along with the fisherman to have a drink. अब फिशरमैन तो बेचारा कॉमन इंसान, ऑर्डिनरी पीपल, उसको जो रिवॉर्ड मिला, तो चाला गेटमैन और ऑफिसर ने क्या बोला, नहीं नहीं हमें भी हिस्सा चाहिए, हम भी इस रिवॉर्ड का हिस्सा हैं, है ना। वैसे तो बेचारे पे इल्जाम लगा रहे थे, मान नहीं रहे थे, और अब रिवॉर्ड मिल गया तो आ गए हिस्से के लिए, पर फिर भी ठीक है, तीनों मिलके गए ड्रिंक करने के लिए, है ना। तो ऐसा था कि मतलब कॉमन मैन के बारे में बताया जा रहा है कि कैसी कंडीशन थी, ठीक है। They were expected to live on the outskirts of the city. किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, जो फाशन ने नोटिस करा अनटचेबल्स के साथ, ठीक है। तो उसी के आगे की बात हो रही है यहाँ पे कि ये जो अनटचेबल्स है, इनको क्या कहा जाता था कि शहर के अलग ही बाहर हिस्से में रहो, है ना, शहर के बाहर रहो, शहर में मत रहो, मेन सिटी में ये लोग नहीं रहेंगे अनटचेबल्स से, शहर के बाहर रहो। He writes, if such a man enters a town or a marketplace, इन्होंने लिखा, फाशन ने इसमें मेंशन करा कि अगर इस तरीके का कोई भी आदमी छूता मतलब अनटचेबल एंटर होता था टाउन में या मार्केट प्लेस में, है ना, अगर वो मार्केट प्लेस में आया, टाउन में एंटर हुआ, he strikes a piece of wood in order to keep himself separate. People hearing this sound know what it means and avoid touching him or brushing against him. अब जैसे वो एंटर होता था, जैसे हम होते ना कि आवाज़ कर दे, थोड़ा सा ऐसे कर देते कि ताकि पता चल जाए कि भाई कोई आ रहा है, हम एकदम से नहीं एंटर होते, तो ऐसे ही वो बेचारा आवाज़ करता होगा, बजाता होगा ऐसे स्टिक से, है ना, जो वुड का पीस है ऐसे बजाता होगा ताकि लोग अवेयर हो जाए, अच्छा ये जो है ये तो अनटचेबल है, इसको इसके आसपास से नहीं गुजरना है, भाई इसको टच भी नहीं करने दे रहे हैं। मतलब जैसे अब हमें पता ही नहीं चलेगा अनटचेबल कौन है, तो हम तो बगल से भी गुजरेंगे, साइड से भी गुजरेंगे, टच भी हो जाएंगे, बात भी करेंगे, हमें नहीं पता है क्योंकि, लेकिन वो बेचारे इतने खुद ही बजा के बता देते थे कि भाई हाँ मैं अनटचेबल हूँ, तो लोग वैसे ही दूर हो जाते थे, है ना, ताकि बाद में कौन किचकिच करे, मुझे सुनने को मिलेगा, बेटर है मैं खुद ऐसे ही बजाऊं और मुझे सबको पता चल जाए कि भाई मैं अनटचेबल हूँ, सब खुद ही दूर हो जाएंगे। And Bhanabhat provide us with a vivid picture of the king's army on the move. Even Bhanabhat जो है किंग आर्मी जब जाती थी इस तरीके से, तो उसके बारे में भी काफी कुछ हमें बताया गया है।
जैसे अ किंग्स आर्मी, द किंग ट्रेवल विद एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट। किंग जब ट्रेवल करते थे तो खूब सारे टूल्स और इक्विपमेंट्स अपने साथ रख के जाते थे, खूब सारा सामान भी जाता था। Apart from weapons, there were things of daily use such as pots, pans, furniture, golden footstool, food including animals such as goat, deer, rabbits, vegetables, spices, carried on carts or loaded onto pack animals such as camels and elephants. मतलब ये था कि जब राजा निकलते थे तो बहुत सारा सामान अपने साथ लेकर निकलते थे और वो सामान कैमल्स और एलिफेंट पे रखा जाता था, है ना। जैसे क्या क्या सामान अपने साथ लेकर जा रहे, वेपन्स रख लिया, है ना, कब भाई जरूरत पड़ जाए, और डेली उसके सामान पॉट हो गए, पैन हो गए, फर्नीचर, गोल्डन फुटस्टूल, है ना, फूड हो गया, जो है एनिमल्स भी जैसे कौन से हो गए, गोट, डियर, रैबिट, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ये सब सामान रख के निकलते थे। दिस ह्यूज आर्मी वॉज अकम्पनीड बाय म्यूजिशियंस बीटिंग ड्रम्स एंड अदर प्लेइंग हॉर्न्स एंड ट्रम्पेट्स। अब ये जो बड़ी आर्मी है ना, ये बड़ी आर्मी जैसे जा रही है तो इनको असिस्ट कौन करता था, इनके साथ साथ कौन चलते थे, वो म्यूजिक बजाने वाले, ड्रम बज रहे हैं, वो इनको घोषणा हो रही है, बैंड बाजे बज रहे हैं, ऐसे पू पू ऐसे बजाते हैं ना, शंख जो भी है वो बजते हैं, है ना। ऐसी तो होता है जब राजा ऐसे आ रहे कि राजा आ रहे तो बिल्कुल ऐसा कोई त्योहार है, डम 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 ऐसे बैंड ऐसे बजते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलो, विलेजर्स हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी अलोंग द वे। अब जो विलेजर्स हैं जैसे ही देखते होंगे कि भाई राजा साहब यहाँ से गुजर रहे हैं तो वो भी एक अपना वो दिखाते होंगे कि मतलब में हमारे तो वो है मेहमान जैसे गुजर रहे हैं, वो दिखाते थे। दे केम विद गिफ्ट्स ऑफ कर्ड्स, गुड़ एंड फ्लावर्स एंड प्रोवाइडेड फॉडर फॉर द एनिमल्स। ये किसके साथ आते भाई, गिफ्ट लेकर आते थे, दही, गुड़, फ्लावर्स वगैरह लेकर आते थे, और एनिमल्स को घास भी प्रोवाइड करते थे। जो एनिमल्स थे ना राजा के साथ, गोट का जो जा रही है साथ में, तो उनको क्या प्रोवाइड करते थे, उनको घास भी देते थे। दे ऑल्सो ट्राई टू मीट द किंग एंड प्लेस देयर कंप्लेंट्स एंड पेटिशंस बिफोर हिम। अब वो कोशिश करते थे कि राजा से हम मिले, मुलाकात हो हमारी राजा से, और अगर हमारी कोई भी दिक्कत परेशानी तो हम राजा से शेयर करें, डिस्कस करें। द आर्मी लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड। अब आर्मी जा रही है तो पीछे बहुत ज्यादा तहस नहस तो हो गई, डिस्ट्रक्शन तो हो गई। जैसे elephants often trample down the huts of villagers and the oxen yoked to the caravans of the merchants ran away scared by the tumult। अब क्या था ऐसी, अब गाय है ना, मतलब गाय बोली, एलिफेंट्स हैं, बैल हैं, ऑक्स हैं, ये सब जो जा रहे हैं बैलगाड़ी वगैरह, तो अगर ये लोग क्या मचा देते हैं, डिस्ट्रक्शन, मतलब इसे इधर उधर थोड़ा सा भाग रहे हैं, है ना, ये विलेज गांव है, हट है, उसको तोड़ दिया, है ना, इधर उधर हल्ला मचा दिया, भाग रहे हैं, थोड़ा सा भागा दौड़ी, थोड़ा सा भगदड़ सी मच गई, ये समझ लो। As भाना भट्ट says, the whole world was swallowed up in dust। ऐसा लगता था उस वक्त की जैसे जैसे ऐसा हो जाता था डिस्ट्रक्शन, कि सब कुछ धूल मिट्टी, पूरा धूल मिट्टी ऐसा हो जाता था, क्योंकि जब राजा निकल रहा है इतना सारा सामान लेके, फिर जानवर भी है उसमें, अब वो जानवर ने अगर मानो ऐसे धूम धड़क्का मचा दिया तो डिस्ट्रक्शन तो होगा ही, ठीक है। चल, सम इंपॉर्टेंट डेट्स। अब ये तो हमने देख लिया ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी देख लेते हैं। बिगनिंग ऑफ द गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी की शुरुआत कब हुई थी, अबाउट 1700 ईयर्स अगो, 1700 सालों पहले। द रूल ऑफ हर्षवर्धना। रूल ऑफ हर्षवर्धना कब स्टार्ट हुआ था, अबाउट 1400 ईयर्स अगो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। गुप्त डायनेस्टी 1700 ईयर्स अगो, हर्षवर्धना 1400 ईयर्स अगो। क्लियर। और अभी तक आप लोगों ने ये बता दीजिए मुझे, लाइक शेयर किया कि नहीं किया, अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर किया है कि नहीं किया, जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, फटाफट से लाइक और शेयर कर दो, जल्दी जल्दी। चलो, इसी के साथ हमारे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन एंड होता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक चीज़ हमने बहुत अच्छे से आराम से समझी, चैप्टर को 1 सिटिंग में कंप्लीट करा, ठीक है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।